नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। दोस्तों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, वीर बहादुर से कर रहे हों, जननायक से कर रहे हों, या लखनऊ यूनिवर्सिटी या गोरखपुर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ईयर है तभी आपको ये ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड क्यूरिकुलम जो बुक होगा आपको पढ़ना है। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा तभी आपको नॉलेज एंड क्यूरिकुलम जो बुक है वो आपको पढ़ना है, यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो आज हम लोग देखेंगे ज्ञान का वर्गीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इससे क्वेश्चन आपको जरूर एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका बुक जो है वो बुक खुद ज्ञान है, यानी नॉलेज है, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ज्ञान का वर्गीकरण किस रूप में हुआ है, ज्ञान होता क्या है, ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार हम लोग देखेंगे कि ये जो ज्ञान का वर्गीकरण किस किस रूप में किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्ञान यहाँ विभिन्न दृष्टिकोणों तथा मतानुसार आधार पर ज्ञान के निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला, ज्ञान प्राप्ति के साधन के आधार पर, यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन के आधार पर वर्गीकरण, यानी ज्ञान हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन ऐसे साधन है, उसके आधार पर वर्गीकरण क्या होता है वो हम लोग देखेंगे प्लेटो के अनुसार। जो प्लेटो हैं उनके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला है प्लेटो के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण। ज्ञान का जो वर्गीकरण किया गया है वो है पहला इंद्रिय जनित ज्ञान, दूसरा अनुभव जन्य या सम्मति जन्य ज्ञान, तीसरा है चिंतन्य ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, याद करने के ऊपर कभी भी मत जाइएगा। याद छोटे बच्चे करते हैं, आप लोग तो खुद टीचर बन रहे हैं, तो जब टीचर बनने जा रहे हैं तो आप अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और बीएड में अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंद्रिय जनित ज्ञान। तो इंद्रिय जनित सेंसोरी नॉलेज, ठीक है, तो जब हम अपने इंद्रियों की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे इंद्रिय जनित ज्ञान करते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? हमारे ज्ञानेंद्रिय 5 हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, है ना। इससे जो जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में जा रहे हैं या आपके सामने फल रखा हुआ है और आपके पास आँख नहीं है, तो आँख नहीं है, देख नहीं सकते हैं, और वो फल सड़ा हुआ है, तो आपका जो सेकंड ज्ञानेंद्रिय है नाक, तो उसको सूंघ करके आप समझ सकते हैं कि ये तो सड़ा हुआ है, और उससे आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है, ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त करते हैं, इंद्रिय से प्राप्त करते हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा, जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, ठीक है, ये प्लेटो के अनुसार है। दूसरा क्या है? अनुभव जन्य, यानी अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। अनुभव के आधार पर ये होता है ना कि अनुभव आपके पास, जैसे किसी बैंक में या कहीं भी उस तरीके से जाते हैं, टीचिंग लाइन में भी जाते हैं, तो ये होता है कि आपके पास कितने साल का अनुभव है, यानी अनुभव के आधार पर भी आप ज्ञान लेते हैं। तो जब हम अपने वातावरण, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण, जैसे हम कहीं भी टहल रहे हैं, देख रहे हैं, और देख करके जो ज्ञान ले रहे हैं, अनुभव मिल रहा है, या विद्यालय में जा रहे हैं वहाँ से कुछ अनुभव ले रहे हैं, तो वातावरण, प्राकृतिक वातावरण से अनुभव प्राप्त करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसे अनुभवजन्य कहते हैं। ठीक है, ये अनुभवजन्य हो गया। तीसरा आपका प्लेटो के अनुसार जो है, प्लेटो महोदय बोलते हैं कि चिंतन, एक चिंतन ऐसा चीज है, चिंतन के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो चिंतन से आप कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? जैसे किसी वस्तु के बारे में, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में आप चिंतन करेंगे, या मान लीजिए पृथ्वी के बारे में चिंतन करेंगे। बीएड का कोई बुक है, बीएड कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में अगर चिंतन करते हैं तो वहाँ से क्या होगा, आपको नॉलेज होता है। तो जब कोई व्यक्ति चिंतन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है उसे चिंतन जन ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर एक बात और देखिए, जैसे जो इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, जैसे सेंसरी न्यूरल, सेंसरी जो
ये होता है आँख कान नाक त्वचा से जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं है। क्यों विश्वसनीय नहीं है? क्योंकि हम जो देखते हैं जो सुनते हैं वही उसी को केवल अपने अंदर रख पाते हैं, ठीक है, तो वो एक वैध और विश्वसनीय नहीं है। अब देखिए सेकेंड हम लोग देखेंगे, अब तक तो प्लेटो के अनुसार हम लोग देखें, अब देख रहे हैं हम लोग शंकराचार्य, किनके द्वारा? शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण। प्लेटो के अनुसार दो हम देखे, 3 प्रकार से वो बांटे थे। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं, अपरा ज्ञान, अपरा ज्ञान और परा ज्ञान। तो अपरा ज्ञान क्या होता है और परा ज्ञान क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि अपरा ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान को हम स्वयं के अनुभवों के माध्यम से अर्जित करते हैं। विशेषकर जब हम अपने भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए सांसारिक ज्ञान अर्जित करते हैं तो वह अपरा ज्ञान कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार जो संसार है, इस वातावरण है, इस वातावरण के साथ जब अंतःक्रिया करते हैं, उसके साथ हम लोग घूमते फिरते हैं, वहाँ से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अपरा ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इस प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं, मानव व्यवहार तथा समाज के साथ अंतःक्रिया से प्राप्त ज्ञान आदि आते हैं। ये अपरा ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, परा ज्ञान क्या होता है। तो परा ज्ञान को शुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति गुरु, वेद, साहित्य, उपनिषद एवं धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से होती है। यह ज्ञान वास्तविक जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति में काम आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो परा ज्ञान है, ये क्या है? ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है और शुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े संत महात्मा जो होते हैं, वेद साहित्य जो हमें बताता है, उपनिषद से जो हमें ज्ञान मिलती है, धार्मिक ग्रंथों से जो ज्ञान हमें मिलता है, वो क्या है? वो है आपका परा ज्ञान, ठीक है। क्या है? परा ज्ञान। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जैन, ठीक है। ये जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण। तो जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण देखा जाए तो इनके अनुसार मति ज्ञान और दूसरा श्रुति ज्ञान और तीसरा अवधि ज्ञान। तो मत ज्ञान क्या होता है, श्रुति ज्ञान का क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है। दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप बीएड कर रहे हैं या बीएड के साथ साथ अगर टेट सुपर टेट का सपना देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए मति ज्ञान। तो मति ज्ञान क्या होता है? तो इस प्रकार का ज्ञान मन एवं इंद्रिय से प्राप्त होता है, ठीक है। मति ज्ञान में क्या हो गया कि इस प्रकार का ज्ञान मन एवं इंद्रिय से प्राप्त होता है। इस प्रकार के ज्ञान को वैधता तथा विश्वसनीयता का सामान्य स्तर होता है। यानी इसमें जो मति ज्ञान है, जो मन के अंदर जो ज्ञान होता है, मन से अगर हम देखें कि जैसे मस्तिष्क में कोई चीज चल रहा है, उसके माध्यम से जो ज्ञान होता है वो अधिक वैध तथा विश्वसनीयता का एक सामान्य स्तर है। इस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे श्रुति ज्ञान हुआ, ठीक है। तो श्रुति से क्या साबित होता है? श्रुति से मतलब हो गया कि सुनना, यानी सुन करके आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे श्रुति का अर्थ होता है सुनना, अर्थात जो ज्ञान हमें किसी प्रवचन आदि के सुनने से, यानी मान लीजिए कहीं आप गए हैं, साधु संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा प्रवचन सुन रहे हैं आदि, कहीं और कुछ सुन रहे हैं, उसके आधार पर जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार का भी ज्ञान अत्यधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं माना जाता है। जो श्रुति ज्ञान, जैसे मान लीजिए कि प्रवचन सुनते हैं या कोई भी अगर सुनते हैं तो अगला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, आपने तो उसके वचन को सुना और वो उसको आपने ज्ञान के रूप में अर्जन किया, लेकिन वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसी कारण से ये जो ज्ञान हो गया ये अत्यधिक वैध एवं विश्वसनीय करने योग्य नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अवधि ज्ञान।
नेक्स्ट क्या है, अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के ज्ञान प्रारंभिक ज्ञान और मन के दीर्घकालीन अवधि से प्राप्त ज्ञान है, ठीक है, अंतः क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है। यानी अवधि ज्ञान का मतलब हो गया इस प्रकार के ज्ञान प्रारंभिक ज्ञान और मन के दीर्घकालीन, ठीक है। ये अवधि का मतलब क्या होता है, समय, ठीक है। अवधि का मतलब क्या हो गया, समय। जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालीन समय तक, दीर्घकालीन अवधि तक उस पर प्रयास करते हैं, उसके बाद जो हमें प्राप्त ज्ञान होता है वह अंतः क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है। वो ज्ञान जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उस पर हम अंतः क्रिया अपना अंतर से सोच रहे हैं, ब्रेन से एकदम बिल्कुल सोच रहे हैं, उसके बारे में सोचे और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान कहलाता है। अब अवधि ज्ञान के बारे में अगर देखा जाए तो यह ज्ञान अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि यानी होता है ना कि साधु संत महात्मा वो अंतर्दृष्टि से समझ जाते हैं कि हाँ इनके अंदर क्या है, तो वही अंतर्दृष्टि है। ये अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। यह ज्ञान अधिक वैध है, विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि यह सूझ पर आधारित है। अपना किस पर आधारित है, सूझ पर आधारित है। अब देखिए तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा जो देखेंगे वो कास्ट, ठीक है, ये होगा कास्ट के अनुसार ज्ञान, ठीक है। पहले प्लेटो हम लोग देख लिए, उसके बाद अब तीसरा नंबर पर देखेंगे कास्ट के अनुसार, ठीक है। तो कास्ट के अनुसार जो है, कास्ट के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागनुभाविक ज्ञान, दूसरा अनुभाविक ज्ञान। तो प्राग अनुभाविक ज्ञान क्या होता है, अनुभाविक ज्ञान क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आप कि प्रागनुभाविक ज्ञान, तो वैसा ज्ञान जो मनुष्य के अंदर जन्मजात ज्ञान उपस्थित होता है, जो उसके जीवन के प्रारंभिक दिनों में अत्यधिक काम आता है, उसे प्राग अनुभाविक ज्ञान कहते हैं। प्राग अनुभाविक ज्ञान को ही मैकडूगल ने स्वाभाविक ज्ञान कहा है। यानी जो छोटे बच्चे, अब यहाँ पर देखिए ये जन्मजात ज्ञान, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको कहाँ से ज्ञान प्राप्त होती है, बता सकते हैं आप लोग? ये कहानी तो सुने होंगे कि जो आप लोगों ने तो कहानी ये सुना होगा कि जो अर्जुन पुत्र थे, जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु थे, वो गर्भ में ही उनकी माता ने कोई प्रवचन सुनने गई थी, वहाँ पर उन्होंने कहानी सुनाया। जैसे अब चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तो जो द्वार था वो क्या हुआ था, उस समय उनकी माता ने सो गई, ठीक है, सो गई तो वो नहीं सुन पाए, पूरी कहानी को नहीं सुन पाए, जिसके कारण अभिमन्यु मारे गए, ठीक है। यानी गर्भ में वो सुन रहे थे। तो इसी तरीके से देखा जाए तो जो बच्चा होता है वो गर्भ में 5वां महीना जो होता है ना, 5वें महीना से वो सुनना शुरू कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर औरत जो महिलाएं हैं गर्भवती हैं तो उनको अच्छा से रहना चाहिए, अच्छा प्रवचन सुनना चाहिए, अच्छे लोगों से के संपर्क में रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही प्राग अनुभाविक ज्ञान के अंतर्गत यही आता है कि जो बच्चे होते हैं जन्मजात ज्ञान, यानी जन्म लेते हैं उस समय उनके अंतर्गत कुछ ना कुछ ज्ञान को ले करके वो जन्म लेते हैं, ठीक है। उसे ही हम लोग प्राग अनुभाविक ज्ञान कहते हैं। प्राग अनुभाविक ज्ञान को ही मैकडूगल ने स्वाभाविक ज्ञान, यानी बच्चे होते हैं ना स्वाभाविक रूप से रोना गाना, भूख लगने पर अपना रोने लगते हैं, सब इस तरीके से उन लोगों का स्वाभाविक चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुभाविक ज्ञान क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, अनुभाविक ज्ञान। तो अनुभाविक ज्ञान वैसा ज्ञान होता है जो जन्म लेने के बाद, यानी जब बच्चा, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, लेने के बाद कर लीजिएगा, ठीक है, लेने के बाद उपरांत, जो जन्म लेने के उपरांत प्राप्त अनुभवों से प्राप्त होता है। यह ज्ञान जीवन भर प्राप्त होते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये तो हम लोगों के जीवन में, सबके जीवन में ये है कि क्या होता है, ज्ञान का कोई सीखने के लिए, ज्ञान अगर सीखना है आपको तो उसके लिए कोई ये समय नहीं है। आप जब जन्म लेते हैं तब से, जब जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु तक
कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये कहा गया है कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, हर एक व्यक्ति हर एक समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यही है अनुभाविक ज्ञान कि आधुनिक व्यक्ति जो है वो जन्म जीवन भर सीखता रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि उपरोक्त विवरणी, आखिर हम लोगों ने ज्ञान का वर्गीकरण पढ़ा, क्या पढ़ा? ज्ञान का वर्गीकरण पढ़ा। तो इसका मतलब, इसका लाभ क्या है? वर्गीकरण का लाभ क्या है? तो यही यहाँ पर दिया है कि उपरोक्त विवरणी से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में ज्ञान के वर्गीकरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अतः जब हम ज्ञान का वर्गीकरण कर देते हैं तो ज्ञान का अध्ययन करना सरल हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि मान लीजिए कि कोई भी अगर सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर ही है, चैप्टर को अगर 3 पार्ट में कर दिए तो आज इस चैप्टर को पढ़ लिए, कल इसको पढ़ लिए, परसों इसको पढ़ लिए, तो क्या होता है छोटे छोटे पार्ट में करके हम पढ़ते हैं तो क्या होता है वो हमें याद हो जाता है। तो उसी तरीके से जो ज्ञान का स्तर है उसका वर्गीकरण करने से बहुत महत्वपूर्ण अपना ज्ञान के जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे हम लोग ज्ञान के प्रति भारतीय दृष्टिकोण। ठीक है, अब ज्ञान के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है, भारतीय दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 होगा, 6 नंबर वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।